संविधान के पहले भाग की पहली पंक्ति कहती है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। माने भारत कई छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनी एक बड़ी इकाई है। इसीलिए हमारे यहाँ अलग अलग स्तरों पर सरकारें हैं, पहले केंद्र में, फिर राज्य में, और ये सिलसिला आगे चलते हुए ग्राम पंचायत तक जाता है। सत्ता का बंटवारा सही तरीके से हो, इसलिए बनाई गई संघीय व्यवस्था जो बताती है कि राज्य और केंद्र के बीच संबंध कैसे होंगे। अब ये तो बेसिक सी बात है कि दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार हो तो सब अमूमन सही चलेगा, लेकिन जब दो स्तरों पर दो अलग अलग विचार हों तब पैदा होता है फ्रिक्शन, घर्षण। आज भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने दो बड़े मामलों में इसी फ्रिक्शन को दूर कर दिया। दिल्ली और महाराष्ट्र पर दिए अपने फैसलों से कोर्ट ने एक लकीर खींच दी है कि राजभवन के रास्ते संघ यानी केंद्र की सरकार का दखल किस हद तक राज्यों की सरकार में हो सकता है। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो, जिसमें महाराष्ट्र और दिल्ली पर आज विस्तार से बात होगी। दिल्ली में अधिकारियों पर किसका नियंत्रण होगा, इस सवाल का जवाब आज 11 मई को सुप्रीम कोर्ट से आया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया और कहा कि दिल्ली में सेवा और प्रशासन से जुड़े सभी अधिकार चुनी हुई सरकार के पास होंगे। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच में जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस एमआर शाह शामिल थे। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, केंद्र और राज्य दोनों के पास कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाए कि केंद्र का इतना ज्यादा दखल ना हो कि वो राज्य सरकार का काम अपने हाथ में ले ले। इससे संघीय ढांचा प्रभावित होगा। अधिकारियों की तैनाती और तबादले का अधिकार दिल्ली सरकार के पास होगा, जबकि पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और जमीन का अधिकार केंद्र के पास रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में और जो कुछ कहा उसे और बारीकी से समझने के लिए हमने बात की जानकारों से। कोर्ट के फैसले की जो खास बातें हैं उसमें ये कि अब से दिल्ली में अधिकारियों की तैनाती और तबादले का अधिकार अब दिल्ली सरकार का होगा। दिल्ली सरकार की बड़ी जीत है और इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जो 3 क्षेत्र पहले बताए गए थे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पाले में होंगे, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर फैसला कर सकता है, बस वही। और अगर किसी मामले पर कोई ऐसा रेयर मामला ऐसा है जिस पर दिल्ली सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच कोई मतभेद हो तो वो उसे सुलझाने के लिए राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं, वरना अधिकारियों के सामान्य तैनाती और तबादले का अधिकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास होगा। सुप्रीम कोर्ट के सामने हालांकि ये पूरा जो मसला था संविधान पीठ के सामने वो सर्विसेज के मसले को लेकर था, यानी अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार किसके पास हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे महत्वपूर्ण विषयों पर जिसमें केंद्र और राज्य के संबंध है, और खासतौर पर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के संबंध है, उनकी भी व्याख्या की है। साफ तौर पर कहा है कि दिल्ली में जो संविधान की जो 239 ए 239 ए जिसके द्वारा दिल्ली की जो पूरी व्यवस्था संचालित की जाती है, उस व्यवस्था में कहीं ना कहीं दिल्ली में 3 विषय जो कि बिंदु 1, 2 और 18 यानी पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड, ये सीधे सीधे केंद्र सरकार के अंदर में है, यानी उपराज्यपाल के दायरे में आते हैं। बाकी तमाम विषय जो हैं उस पर दिल्ली की विधानसभा कानून बना सकती है, और उन तमाम विषयों पर जिस पर दिल्ली की विधानसभा कानून बना सकती है उस पर पूरे फैसले दिल्ली की चुनी हुई सरकार लेंगे और उसमें उपराज्यपाल का कोई भी दखल नहीं होगा। साथ ही साथ सर्विसेज वाले मसले पर भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सर्विसेज यानी ट्रांसफर पोस्टिंग सिर्फ दिल्ली सरकार करेगी, उन विषयों को छोड़ करके जो एक्सक्लूसिवली उपराज्यपाल के पास आते हैं, जिनका जिक्र 1, 2 और 18 सूची में है। तो ये साफ तौर पर बात है। जो दूसरी बात है कि दिल्ली में कई सारी चीजें होती हैं या कई कानून ऐसे बनाए जाते हैं जिसमें संसद में भी कानून पास होता है और दिल्ली विधानसभा में भी कानून पास होता है। ऐसे विषयों पर संसद का कानून सर्वमान्य होगा, और साथ ही साथ अगर कोई फेरबदल होना है तो वो संसद के जरिए ही होगा, यानी लेजिस्लेटिव बिजनेस में संसद बड़ा है, विधानसभा छोटी है। तो ये भी एक मुख्य बिंदु है आज का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है। अब ये भी समझ लेते हैं कि दिल्ली और अन्य केंद्र शासित राज्यों में ट्रांसफर पोस्टिंग का अब तक क्या सिस्टम रहा और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आगे क्या बदलाव होगा, अधिकारियों पर इसका क्या असर होगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 3 तरीके से संविधान में जो प्रावधान दिए गए हैं उनसे समझने की जरूरत है। पहला, अनुच्छेद 308
जिसमें राज्यों के बारे में है कि राज्य भारत में कितने प्रकार के होते हैं। 1956 के जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था, उसके बाद 3 तरह के राज्य थे अब, लेकिन अब मोटे तौर पे पूर्ण राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये एक है कि स्टेट की डेफिनेशन क्या है, और क्या दिल्ली पूर्ण राज्य है, केंद्र शासित है, या ज्यादा बेहतर स्थिति में है। इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, लेकिन केंद्र शासित अन्य राज्यों से बेहतर स्थिति में है। ये एक है। दूसरा, जो संविधान की 7वीं अनुसूची है, उसमें केंद्र और राज्यों के बीच में काम के बंटवारे की लिस्ट दी हुई है। उसके अनुसार उनको कानून बनाने की शक्ति है और उसके अनुसार उनको प्रशासनिक अधिकारों की शक्ति है। तो पहली सूची में केंद्र की शक्ति है, दूसरी सूची में राज्यों की शक्ति है, और तीसरी सूची में समवर्ती सूची है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अन्य राज्यों के मामले में राज्यों को अपनी सूची पे अधिकार है, समवर्ती सूची पे दोनों को अधिकार है। लेकिन दिल्ली के मामले में अगर केंद्र सरकार ने कोई भी कानून बनाया दूसरी और तीसरी सूची में, तो वो प्रभावी होगा, दिल्ली विधानसभा का कानून प्रभावी नहीं होगा। ये दूसरी बात है। तीसरी बात कि जो दूसरी सूची में एक एंट्री नंबर 41 में पब्लिक सर्विस कमीशन और सर्विसेज के बारे में जिक्र है। दिल्ली में पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है। तो केंद्र सरकार का यह कहना था 2015 के संशोधन के बाद कि इसके लिहाज से संविधान के जो अनुच्छेद 239A के तहत 3 चीजें केंद्र के पास पहले से हैं, पुलिस, जमीन और पब्लिक ऑर्डर। सरकार का यह कहना था कि सर्विसेज भी अब केंद्र सरकार के अधीन है, इसमें ऑल इंडिया सर्विसेज और IAS का। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि दिल्ली सरकार के पास ही ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार रहेंगे, यद्यपि IPS अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग अधिकार केंद्र सरकार के पास ही रहेंगे। दूसरे राज्यों में ऑल इंडिया सर्विसेज के जो अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, और लेकिन जब वो राज्यों में उनकी पोस्टिंग हो जाती है तो उसके बाद उन राज्य के भीतर ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार संबंधित राज्यों के पास होता है, क्योंकि संविधान के अनुसार जमीन, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर और सर्विसेज सामान्य राज्यों में, पूर्ण राज्यों में राज्य सरकारों के अधीन रहते हैं, इसलिए वहां पर इस तरह की कोई गफलत नहीं होती है। वे जितने कार्डर हैं, चाहे IAS का कार्डर है या दानिक्स का कार्डर है, ये कॉमन कार्डर्स हैं, उनको होम मिनिस्ट्री कंट्रोल करती है, दिल्ली गवर्नमेंट तो कंट्रोल नहीं करती। तो अगर किसी ऑफिसर को मान लीजिए यहाँ से अरुणाचल ट्रांसफ़र करना है, या यहाँ से आपको गोवा ट्रांसफ़र करना है, या आपको जो गोवा आगमुट है, सारी कार्डर जो है अंडमान में करना है, लक्षद्वीप में करना है, तो होम मिनिस्ट्री करेगी। अब वो कोई कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ कि होम मिनिस्ट्री अपने आप करेगी कि दिल्ली गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन लेके करेगी। उनकी अपनी एक कमेटी बनी हुई है, वो डिसाइड करती है, उनके नॉर्म्स बने हुए हैं कि भाई अगर इतने साल आप दिल्ली में रह चुके हो तो इतने साल आपको डिफ़िकल्ट एरियाज़ में भी रहना पड़ेगा। तो हो सकता है कि ऐसी को ट्रांसफ़र करें वो, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट नहीं चाहती, तो टकराव होगा, और टकराव होगा उसमें अफसर जो होगा बीच में लटक जाएगा। दूसरा अफसर को ये डर होगा कि अगर मेरे से होम मिनिस्ट्री नाराज़ हो जाती है तो मुझे कहीं नॉर्थ ईस्ट में ना, मतलब डिफ़िकल्ट एरिया में ना फेंक दें। सो ये थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रहेगी, मगर मुझे नहीं लगता कि ये इतनी बड़ी कन्फ्यूजन है, इतनी बड़ी नहीं है, क्योंकि हमारे टाइम पे इतना बड़ा कोई इशू था नहीं, क्योंकि सारी पावर जो थी, हालांकि थी होम मिनिस्ट्री के पास, प्रेसिडेंट के पास, पर वो डेलीगेट कर दी गई थी। तो सारी फाइलें जो LG को जाती थी चीफ मिनिस्टर के थ्रू जाती थी, वैसे भी तो अब भी वही होगा, LG के पास तो जानी पड़ेंगी अब बिना कोई उसके ऑर्डर। तो वो भी एक कन्फ्यूजन ही है कि जाएंगी कि नहीं, जाननी तो पड़ेंगी, क्योंकि वो डिसएग्री कर सकते हैं ना मिनिस्टर की डिसीजन से, और उसमें वो एक क्लॉज है उसमें जो दिल्ली जिसमें किया गया। अब फाइलें वहाँ जाएंगी, 2 दिन रुकेंगी, 3 दिन रुकेंगी, शोर मचेगा, ये होगा वो होगा, जो भी होगा, बट थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन रहेगी। बट मेरा ख्याल है कि अगले 6-8 महीने में सेटल कर जाएगा। फैसले के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आई। आम आदमी पार्टी और BJP दोनों ने ही इसका स्वागत किया। आज हम सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चंद्रचूड़ के जो और 4 जजेस हैं उस बेंच में, संविधान पीठ में, उन सब के तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे साथ न्याय किया। का जो निर्णय है उसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन जो मुख्यमंत्री का अभी मैंने सुना, उनकी बातों से एक बात समझ में आती है
कि जिस चीज के लिए वो छटपटा रहे थे वो उनको मिल गया। उन्होंने कहा कि बड़ी मात्रा में मैं अधिकारियों को ट्रांसफर करूंगा। इसका मतलब आप ट्रांसफर पोस्टिंग को इंडस्ट्री बनाएंगे। अब गुणवत्ता पे काम नहीं होगा, अब पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग पे काम होगा। सरकारी अधिकारियों की गुणवत्ता को नहीं देखा जाएगा, कौन उनको सलाम कर रहा है उस बात पे निर्णय हो किसको क्या काम देना है। ये दोनों दल आज तो स्वागत कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली को लेकर इनके बीच खींचतान का इतिहास बांचने जाएंगे तो सुबह हो जाएगी। केंद्र जहां भाजपा की सरकार है, उसकी दलील लगातार यही कि सारा काम उपराज्यपाल की मार्फत होगा, और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की जिद ये कि ये उनका हक है कि जब हमारी सरकार निर्वाचित है तो उपराज्यपाल, जो कि तकनीकी रूप से एक नियुक्त अधिकारी है, वो हमारी सलाह से बाहर कैसे काम कर सकता है। यानी इलेक्टेड बनाम अपॉइंटेड की लड़ाई थी, और ये लड़ाई उपजी थी कानून की एक व्याख्या से, जिस पर लोगों का ध्यान सबसे ज्यादा तब गया जब आम आदमी पार्टी ने इसे मुद्दा बनाया। आइए इस जर्नी पर एक नजर डालते हैं। दरअसल दिल्ली न सिर्फ एक शहर, राज्य और देश की राजधानी है, बल्कि एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, यानी यूटी। आज़ादी के बाद 1952 में दिल्ली में पहली बार चुनाव हुए और कांग्रेस के चौधरी ब्रह्म प्रकाश दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री बने। 4 साल बाद 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश बन गया। विधानसभा को भंग कर दिया गया, राष्ट्रपति का शासन लागू हो गया। यह सिलसिला करीब 35 साल तक चला। इसके बाद बनी बालकृष्णन कमेटी, जिसने दिल्ली में विधानसभा बनाए जाने की सिफारिश की। 1991 में 69वां संविधान संशोधन हुआ और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से जुड़े आर्टिकल 239 में बदलाव किया गया। क्या बदला? आर्टिकल 239 AA 2B के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए एक विधानसभा होगी, और इस विधानसभा की सीटें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से सीधे चुनाव द्वारा चुने गए सदस्यों द्वारा भरी जाएंगी। अब दिल्ली का नाम हो गया नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। शॉर्ट फॉर्म में NCT ऑफ दिल्ली कहते हैं, और इस टेरिटरी की सरकार को GNCT ऑफ दिल्ली यानी गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी ऑफ दिल्ली कहते हैं। हालांकि बोलचाल की भाषा में से हम दिल्ली सरकार ही कहते हैं। संविधान संशोधन के साथ संसद ने दिल्ली की सरकार चलाने के लिए एक कानून बनाया, जिसे GNCT एक्ट 1991 कहा गया। इसके बाद 1993 में चुनाव हुए और मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री बने। बीजेपी को सत्ता मिली। फिर उसी कार्यकाल में साहब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज का नंबर आया। 5 साल बाद सरकार बदली। शीला दीक्षित मुख्यमंत्री चुनी गई कांग्रेस के लिए और 15 बरस तक रही। 2013 के बाद ये सेहरा अरविंद केजरीवाल के सर सजा है। लेकिन कहानी इतनी ही होती तो फिर विवाद किस बात का था? दिल्ली में विधानसभा और सरकार तो बन गई, लेकिन सारा कंट्रोल उसके हाथ में नहीं था। वापस आर्टिकल 239 की ओर चलते हैं। संविधान का आर्टिकल 239 AA 1 कहता है कि संशोधन जो हुआ संविधान में 69वां, उसका जो अधिनियम है 1991 का, इसके प्रारंभ होने की तिथि से केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहा जाएगा, और अनुच्छेद 239 के तहत नियुक्त प्रशासक को उपराज्यपाल के रूप में नामित किया जाएगा। अब यहां आगे बढ़ने से पहले केंद्र शासित प्रदेश और उपराज्यपाल का गणित समझ लेते हैं। इतना तो आप जानते ही हैं कि राज्य में चुनी हुई सरकार होती है, जिसके पास शासन की व्यापक शक्तियां। यूटी सीधे केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आता है। कुल 8 यूटी हैं भारत में, लेकिन इसमें से 5 हैं जहां LG की पोस्ट है। दिल्ली, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। आज हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, इसलिए यहीं का विधान पढ़ते हैं। कानून था कि दिल्ली में एक विधानसभा होगी, जिसमें जनता के चुने प्रतिनिधि होंगे, विधायक, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद होगी। साथ ही साथ एक उपराज्यपाल होगा, और दोनों मिलकर सरकार चलाएंगे, दोनों मिलकर काम करेंगे। अब सवाल यहाँ ये भी उठता है कि जब इतनी व्यवस्था की जा रही थी, तो फिर अन्य राज्यों की तरह दिल्ली को भी पूर्ण राज्य क्यों नहीं बनाया गया, जिसकी अपनी पुलिस हो, प्रशासन हो और व्यवस्था हो? इसमें क्या पेच है, ये समझते हैं। देखिए, दिल्ली है राष्ट्रीय राजधानी, यानी देश भर की एक राजधानी है, और वो है दिल्ली। इसीलिए दिल्ली में जो व्यवस्था है वो बाकी राज्यों जैसे नहीं हो सकती है। दिल्ली एकमात्र ऐसा शहर है जहां पर 3 टियर सिस्टम है, यानी केंद्र सरकार भी काम करती है, दिल्ली सरकार भी काम करती है और लोकल बॉडीज भी काम करती है। ऐसा किसी और शहर में नहीं है। तो दिल्ली अपने आप में अनूठी है, और इसीलिए दिल्ली को बिल्कुल पूरी तरह से किसी राज्य सरकार के हवाले नहीं किया जा सकता है। दिल्ली से केंद्र सरकार चलती है, यानी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तमाम अलग अलग उच्चायोग, जो बाकी विदेशों से आए हुए राजनयिक, सब तो दिल्ली में रहते हैं। अब समझ लीजिए, आप एक मसला समझ लीजिए कि कोई दिल्ली का मुख्यमंत्री हो, उसके हाथ में पुलिस दे दी जाए
और वो प्रधानमंत्री जो उस समय का है उसके खिलाफ मामला दर्ज करके उसकी गिरफ्तारी करवा दे, तो एक तरीके से संवैधानिक संकट पैदा हो सकता है। इसीलिए बहुत सोच विचार करके जिस समय संविधान की रूपरेखा तय की जा रही थी उसी समय दिल्ली की भी रूपरेखा तय की गई थी। यानी हमारे संविधान निर्माता जो थे वो इतने दूरदृष्टि रखने वाले थे कि उन्हें यह पता था कि इस तरीके की स्थितियां बन सकती हैं, इसीलिए उन्होंने जानबूझकर किसी दिल्ली की राज्य सरकार के पास पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड नहीं दिया। ये तीनों मुख्य विषय हैं और इसीलिए आज जो सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आया है उसमें भी ये साफ तौर पर कहा गया है कि ये तीनों विषय अभी भी केंद्र सरकार के पास में रहेंगे। इसीलिए यही वजह है कि दिल्ली में ये तमाम चीजें रहती हैं और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। तमाम उसकी मांग बीजेपी भी करती रही है, एक समय कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी करती है, लेकिन सारी पॉलिटिकल पार्टी अपनी जगह हो, लेकिन जब केंद्र में जो सरकार बैठती है उसे पता है कि अगर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया तो फिर मुश्किलें क्या कुछ आ सकती हैं। दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है वो कितना महत्वपूर्ण और कितना ताकतवर हो सकता है, इसीलिए ये मुश्किल है कि पूर्ण राज्य का दर्जा हो। दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ की पूरी व्यवस्था राज्य को क्यों नहीं दी जा सकती ये हमने समझ लिया, और इसके लिए जो 2 पावर सेंटर वाली व्यवस्था की गई उसे भी। तो फिर झगड़ा क्यों शुरू हुआ, इसके लिए एक बार फिर से आर्टिकल 239AA का रुख करना होगा। ये क्या कहता है, इसका 3A सेक्शन कहता है कि इस संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए राज्य सूची या समवर्ती सूची के ऐसे सभी विषयों पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के पूरे या किसी भी हिस्से के लिए कानून बनाने का अधिकार विधानसभा के पास होगा, जो विषय केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होते हैं सिवाय जमीन, पुलिस और लोक प्रशासन के। यानी दिल्ली सरकार का पुलिस, लोक प्रशासन और जमीन संबंधी विषयों पर कोई दखल नहीं, ये अधिकार केंद्र ने अपने पास रखे और यहीं से पैदा होता है दोनों के बीच गतिरोध। ये गतिरोध दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद और ज्यादा बढ़ा। अभी दिल्ली के एलजी हैं वीके सक्सेना, उनसे पहले अनिल बैजल और उनसे भी पहले नजीब जंग थे इस पोस्ट पर। तब भी और अब भी दोनों पक्षों में ठनी रहती थी। फिर चाहे वो 2015 में मुख्य सचिव के पद पर शकुंतला गैमलिन की नियुक्ति का मसला हो या फिर जून 2018 में आईएएस अंशु प्रकाश के साथ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की मौजूदगी में हुई हाथापाई का। इस मामले में तो दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने 9 दिन तक एलजी आवास पर धरना दिया था और एलजी आवास में एक सोफे पर लेटे अरविंद केजरीवाल और उनके कैबिनेट मंत्रियों की तस्वीर भी खूब वायरल हुई थी। दरअसल अधिकारियों का कंट्रोल लेने के पीछे दिल्ली सरकार का तर्क है कि अफसरों की पोस्टिंग और ट्रांसफर पर उसका नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि उन्हें जनता ने चुनकर भेजा है। अगर सारे फैसले एलजी को ही लेने हैं तो दिल्ली के लिए अलग सरकार चुनने की जरूरत क्या है। जबकि केंद्र सरकार कहती रही कि दिल्ली देश की राजधानी है, दुनिया भारत को दिल्ली की नज़र से देखती है, इसलिए ये ज़रूरी है कि केंद्र के पास प्रशासन पर अपने अधिकार हों। यानी दोनों पक्ष के पास अपने अपने तर्क थे। कभी मामला एंटी करप्शन ब्यूरो पर कंट्रोल को लेकर अटकता तो कभी राशन की डिलीवरी का। अंत में मामला पहुंचा देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में। जुलाई 2018 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया। इसने संविधान के आर्टिकल 239AA की समीक्षा की और समीक्षा व्याख्या के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एलजी अपनी नहीं चला सकते, उन्हें दिल्ली सरकार के साथ मिलकर उसकी सलाह और सहयोग से काम करना होगा। समीक्षा के बाद मामला 2 जजों की रेगुलर बेंच को सौंप दिया गया ताकि ये फैसला लिया जा सके कि दिल्ली के कामकाज, अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े अधिकार और सर्विसेज जैसे मसलों पर किसकी कितनी चलेगी। 14 फरवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट का इस पर फैसला आया, लेकिन अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग और सर्विस कंट्रोल पर दोनों जज जस्टिस ए के सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की राय अलग अलग थी। जस्टिस सीकरी का कहना था कि ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक और इससे ऊपर के अधिकारियों के तबादले का अधिकार एलजी का होगा और इससे नीचे के अधिकारी दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में आएंगे। लेकिन अगर ऐसे मामलों में दिल्ली सरकार और एलजी के बीच मतभेद हुआ तो एलजी की राय ऊपर मानी जाएगी। जस्टिस भूषण की राय अलग थी। जस्टिस भूषण ने कहा कि दिल्ली सरकार का प्रशासनिक सेवाओं पर कोई अधिकार नहीं है। चूंकि बेंच में 2 ही जज थे और दोनों में इस बात पर सहमति नहीं बन पाई तो मामला 3 जजों की बेंच को रेफर किया गया। मई 2022 में 3 जजों की बेंच ने मामला संविधान पीठ के पास भेजने की अर्जी दी। जुलाई 2022 में मामला 5 जजों की संविधान पीठ के पास पहुंचा, जिसने आज 11 मई को इस मसले पर अपना फैसला सुनाया। तो क्या इस फैसले के बाद से हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली का मालिक कौन वाली जो लड़ाई अब तक चली आ रही थी वो खत्म हो गई है? बिल्कुल नहीं, लड़ाई नहीं खत्म होगी। लड़ाई इसलिए खत्म नहीं होगी कि दिल्ली आज भी तकनीकी तौर पर केंद्र शासित प्रदेश है, यानी केंद्र का शासन है और केंद्र के नुमाइंदे उपराज्यपाल हैं। अब भी दिल्ली में 3 विषय यानी पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड, वो तीनों विषय अब भी केंद्र के पास है, उनका अधिकार भी उपराज्यपाल के पास है। अब देखिए, पब्लिक ऑर्डर एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड विषय है। पब्लिक ऑर्डर में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी आते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का काम भी होता है पब्लिक ऑर्डर को लागू करवाना। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम का भी काम होता है
पब्लिक ऑर्डर लाना, तो क्या वो किसके दायरे में आएंगे? हालांकि डीएम का काम कलेक्टर का भी है, यानी वो रेवेन्यू कलेक्ट भी करता है, तो वो दिल्ली सरकार के अधीन आएगा या फिर केंद्र सरकार के। दूसरी बात, लैंड के अंदर में जो रजिस्ट्री होती है, जो सब रजिस्ट्रार ऑफिसेज होते हैं, वो दिल्ली सरकार के अंदर में आते हैं, लेकिन लैंड का विषय जो है वो केंद्र सरकार का है। अब सब रजिस्ट्रार किसके अंदर में आएगा? एमसीडी को भी लेकर के, यानी जो दिल्ली में जो तमाम अलग अलग नगर निकाय हैं जिनको लोकल बॉडीज कहते हैं, उनका अधिकार किस पर आएगा? वहां पर ट्रांसफर पोस्टिंग कौन करेगा? वहां पर भी लैंड से जुड़े हुए मामले हैं। तो ये सारे विषय काफी पेचीदा हैं। तो कुछ हद तक ये कंफ्यूजन जरूर कोशिश की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि ये कंफ्यूजन खत्म हो जाए, किसका क्या अधिकार हो, लेकिन दिल्ली का मामला इतना कम पेचीदा नहीं है, इतना आसान नहीं है। इसीलिए ये जो कह दे कि दिल्ली का मालिक कौन है, अरविंद केजरीवाल है या फिर वीके सक्सेना है, ये साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता। नहीं, देखिए, ये सियासी लड़ाई अभी सुप्रीम कोर्ट में चलती रहेगी, अभी लंबी चलेगी, 2 चरणों में चल रही है। पहला कि जो आज का जो जजमेंट आया है, उस जजमेंट के अनुसार अभी एक और फैसला आना बाकी है, ये एक बात है। दूसरा, 2021 में संशोधन जो किए गए थे, उनकी सुनवाई 3 जजों की बेंच कर रही है, और आने वाले समय में निश्चित तौर पर पुराने रवैयों को देखा जाए तो 2 संविधान पीठ ऑलरेडी बन चुकी हैं। अब एक नए मामले की नई संविधान पीठ बनेगी, नए तरीके से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज के फैसले में यह माना है कि अगर संसद कोई कानून बनाती है तो वह कानून प्रभावी होगा, और उस कानून के अनुसार 2021 में जो बदलाव किए गए थे, तो अब सुप्रीम कोर्ट उनको किस आधार पर उनका आकलन करती है। इसलिए संवैधानिक लड़ाई लंबी चलती रहेगी, लेकिन देश में पंचायती राज का संवैधानिक सिस्टम है। हम डबल इंजन सरकार की बात करते हैं, लेकिन व्यवहारिक तौर पर ट्रिपल इंजन सरकार को व्यवहारिक तौर पर सफल करना पड़ेगा, तभी जो संविधान का शासन है वो सफल हो पाएगा। ट्रिपल इंजन का मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायत। दिल्ली में पंचायत का मतलब एमसीडी। इस फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाल सकती है, या बड़ी बेंच के पास फैसले के खिलाफ अपील कर सकती है, या संसद में कानून बनाकर भी संशोधन कर सकती है। इस बड़ी खबर के बाद अब चलते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ, महाराष्ट्र की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ दिल्ली नहीं, महाराष्ट्र पर भी एक फैसला सुनाया। क्या वर्डिक्ट रहा? एकनाथ शिंदे सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। सीजीआई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने कहा कि राज्य में शिंदे सरकार बनी रहेगी, और यह भी कि अगर उद्धव ठाकरे फ्लोर टेस्ट का सामना करने से पहले ही इस्तीफा नहीं देते तो हम उन्हें राहत दे सकते थे। हालांकि इसी आदेश में आला अदालत ने यह भी कहा कि राज्यपाल को फ्लोर टेस्ट का आदेश देना जो राज्यपाल ने दिया वो गलत था। राज्यपाल के फैसले को संविधान सम्मत नहीं माना जा सकता। आपको मामला मालूम ही है, हमने पहले भी कई बार कवर किया, आपने देखा। बस एक बार टाइमलाइन याद दिला देते हैं। इस मसले की शुरुआत हुई जून 2022 में। तब राज्य के मुख्यमंत्री थे उद्धव ठाकरे, अविभाजित शिवसेना के नेता। 20 जून को विधान परिषद चुनाव की वोटिंग के एक दिन बाद 21 जून को उद्धव ने सभी विधायकों के साथ बैठक बुलाई, लेकिन 16 विधायक नदारद पाए गए, पहुंच से दूर। फिर शुरू हुई रिजॉर्ट पॉलिटिक्स। खबर आई कि एकनाथ शिंदे इन विधायकों के साथ यकायक सूरत चले गए। सूरत यानी भाजपा शासित गुजरात का शहर। विधायकों की संख्या फिर बढ़कर 40 हो गई। फिर ये बागी खेमा सूरत से गुवाहाटी चला गया, भाजपा शासित प्रदेश असम में। बागियों ने एकनाथ शिंदे को अपना नेता घोषित किया। शिवसेना नेताओं ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वो शिवसेना के भीतर विद्रोह पैदा करने और महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे। 29 जून को तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने विधानसभा से 30 जून को फ्लोर टेस्ट कराने के लिए विशेष सत्र बुलाने को कहा, लेकिन बात अविश्वास प्रस्ताव तक आए इससे पहले ही 29 जून को उद्धव ठाकरे ने सोशल मीडिया पर लाइव सीएम के पद से इस्तीफा दिया। ठाकरे के इस्तीफे के बाद फ्लोर टेस्ट रद्द कर दिया गया और 30 जून को एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री की शपथ ली। देवेंद्र फडणवीस बन गए उप मुख्यमंत्री। इस बीच 24 जून 2022 को उद्धव ठाकरे ने इन 16 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की थी। किससे? विधानसभा के तत्कालीन उपाध्यक्ष और एनसीपी नेता नरहरि झिरवाल से। झिरवाल ने उन 16 विधायकों को नोटिस भेजा, लेकिन फिर ठाकरे के इस्तीफे के साथ ही उनका पद भी जाता रहा और यही मसला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। दोनों गुटों ने याचिकाएं दायर की। उद्धव गुट ने राज्यपाल के आदेश के खिलाफ और शिंदे गुट ने उपाध्यक्ष के खिलाफ। और यहां से आगे बढ़े इससे पहले दोनों गुटों की मांगे क्या हैं वो समझ लेते हैं। उद्धव गुट की मांग थी कि राज्यपाल कोश्यारी के फ्लोर टेस्ट के आदेश को रद्द किया जाए। राज्यपाल का फैसला लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। उद्धव ठाकरे के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि शिवसेना के 2 धड़ों के बीच जो भी हुआ ये विधायिका के दायरे में नहीं आता। पार्टी और विधायिका अलग अलग हैं। सिब्बल ने तर्क दिया कि विधायकों की सरकार से असहमति सदन के बाहर थी, अंदर नहीं।
वहीं शिंदे खेमे ने सबसे पहले उपाध्यक्ष जेरवाल के उस फैसले को चुनौती दी जहां उन्होंने शिंदे की जगह अजय चौधरी को शिवसेना विधायक दल के नेता के रूप में मान्यता दी थी। उन्होंने इस फैसले को अवैध, पक्षपातपूर्ण और संवैधानिक बताया और कहा कि जेरवाल ने फैसला लिया क्योंकि वो एनसीपी से और उनकी पार्टी ठाकरे गुट का समर्थन कर रही। याचिका में शिंदे और उनके समर्थन वाले 15 विधायकों को दिए गए अयोग्यता नोटिस को भी चुनौती दी गई थी। याचिकाओं का कंटेंट मैटर आप जान गए, अब चलिए सुनवाई पर। 23 अगस्त 2022 को तत्कालीन सीजीआई एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने दोनों गुटों की याचिकाओं पर कानून से जुड़े कई प्रश्न तैयार किए। ये प्रश्न दल बदल, विलय और अयोग्यता से जुड़े थे। फिर इस केस को 5 जजों की संवैधानिक बेंच को रेफर किया गया। इसमें मौजूदा चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा शामिल हैं। 17 फरवरी 2023 को पीठ ने ठाकरे और शिंदे गुट की याचिकाओं पर सुनवाई की। 23 फरवरी से लगातार 9 दिनों तक कोर्ट ने दलीलें सुनी। क्या दलीलें दी गई? राज्यपाल फ्लोर टेस्ट बुला सकता है क्या नहीं, इस तर्क के समर्थन में उद्धव गुट का कहना था कि अगर महाराष्ट्र में शिंदे सरकार चलने दी गई तो इसके देश के लिए दूरगामी परिणाम होंगे, क्योंकि तब किसी भी सरकार को गिराया जा सकता है। जवाब में शिंदे गुट के वरिष्ठ वकील एनके कौल ने कहा कि राजनीतिक दल और विधायक दल आपस में जुड़े हैं। शक्ति परीक्षण राजभवन में नहीं होता बल्कि सदन के पटल पर होता है। राज्यपाल ने शक्ति परीक्षण का आदेश देकर कुछ भी गलत नहीं किया। सीजीआई चंद्रचूड़ ने भी इसी लहजे का सवाल पूछा। उन्होंने ठाकरे खेमे के वकील से पूछा कि विधायकों का एक गुट था जो तत्कालीन उद्धव सरकार का समर्थन नहीं करना चाहता था, तो क्या राज्यपाल उन सदस्यों की बात नहीं मान सकते जो सरकार से समर्थन वापस लेना चाहते हैं? कपिल सिब्बल ने इस पर जवाब दिया कि ऐसा तब होता था जब संविधान की 10वीं अनुसूची नहीं थी। राज्यपाल किसी गुट की मांग के आधार पर विश्वास मत लेने को नहीं कह सकते, क्योंकि विश्वास मत की मांग गठबंधन पर आधारित होती है, जबकि महाराष्ट्र में अचानक एक दल के कुछ विधायकों ने समर्थन वापस लेने का फैसला किया था। आगे बढ़े इससे पहले एक लाइन में 10वीं अनुसूची जान लेते हैं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर अयोग्यता से संबंधित प्रावधान होते हैं। 1985 में संविधान में प्रावधान डाला गया। वापस सुनवाई पर लौटते हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने महाराष्ट्र के राज्यपाल की ओर से कहा कि शिंदे गुट के विधायकों ने राज्यपाल को पत्र लिखा था कि वे उद्धव सरकार के साथ बने नहीं रहना चाहते। इसके बाद ही राज्यपाल ने उद्धव ठाकरे को सदन में बहुमत साबित करने के लिए कहा था। हर तरफ की दलीलें सुनने के बाद 16 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया और आज 11 मई को यह फैसला सुनाया गया। कोर्ट ने कहा कि वो उद्धव ठाकरे की सरकार बहाल करने का आदेश नहीं दे सकते, क्योंकि ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट फेस करने से पहले इस्तीफा दिया। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्यपाल का फ्लोर टेस्ट का आदेश देना गलत था। राज्यपाल के फैसले को संविधान सम्मत नहीं माना जा सकता। राज्यपाल सिर्फ बागी विधायकों की चिट्ठी पर फ्लोर टेस्ट का आदेश नहीं दे सकते। विधायकों की चिट्ठी या किसी भी तरह का संवाद ये नहीं दर्शाता कि विधायकों ने उद्धव सरकार से समर्थन वापस ले लिया। 16 विधायकों के अयोग्य ठहराए जाने वाले मामले में कोर्ट ने कहा कि इस पर फैसला स्पीकर ही लें। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद महाराष्ट्र के पॉलिटिकल क्राइसिस का तत्कालीन निपटारा तो हो गया, लेकिन टिप्पणियां आनी लाजमी है। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था, तो फडणवीस ने कहा कि उद्धव जी नैतिकता की बात ना करें, शोभा नहीं देता। उस वक्त नैतिकता को अपने कौन से डब्बे में डाल दिया था जब कांग्रेस एनसीपी के साथ चले गए थे। शिंदे ने भी सुर में मिलाया कि अगर नैतिकता की बात करते तो शिवसेना भाजपा की सरकार स्थापित हो जाती, लेकिन सिर्फ सत्ता पाने के लिए उन्होंने निर्णय लिया। आप पूर्व और मौजूदा सीएम की बात सुनिए, साथ में डिप्टी सीएम की भी। जिस नजरिया से आप देखते हो, ठीक है, कानूनी तौर पर मैंने इस्तीफा दिया, शायद गलत हो सकता है, लेकिन नैतिकता अगर देखे तो जिन लोगों को मेरे पिताजी ने, मेरे पार्टी ने सब कुछ दिया, वो लोग उठकर मेरे ऊपर उंगलियां उठाए, तो उनके लिए मैं मेरा विश्वास या अविश्वास क्यों जताने की कोशिश करूं? तो ऐसे लोगों को अधिकार ही नहीं है मुझे सवाल पूछने का। नैतिकता की बात करना उद्धव ठाकरे जी को शोभा नहीं देता, क्योंकि मैं उनको सवाल पूछना चाहता हूं कि बीजेपी के साथ चुनकर आए और मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए कांग्रेस एनसीपी के साथ आप गए, उस समय इस नैतिकता को कौन से डिब्बे में आपने बंद किया था? इसका जवाब आप दीजिए। जिनके पास बहुमत नहीं था उन्होंने रिजाइन किया है, और नैतिकता की बात अब करने से पहले अगर करते, जब चुनाव हुआ था, जब शिवसेना भाजपा की सरकार का जब गठित होने मतलब जो सार्वत्रिक चुनाव हुआ, तब लोगों का मैंडेट ध्यान में रखते हुए अगर नैतिकता की बात करते तो शिवसेना बीजेपी का सरकार स्थापित हो जाता था। लेकिन सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने के लिए, कुर्सी पाने के लिए जब निर्णय लिया, ये जनता ने देखा है, महाराष्ट्र ने देखा है, और उसी को सुधारने का काम हम लोगों ने किया है। ये तो ही राजनीतिक टिप्पणी। आप ये भी समझ लेते हैं कि इस फैसले का राज्य की राजनीति पर क्या असर होगा। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट आज दिया, कम से कम 150 पेज का वर्डिक्ट है। ये वर्डिक्ट में 2-4 चीजें काफी क्लियर हो जाती है। एकनाथ शिंदे के सरकार को उन्होंने लीगलिटी मान्यता दी, कायदे की मान्यता दी, लेकिन उन्होंने ये कायदे की मान्यता देते हुए
उन्होंने 2-3 बहुत बड़ी चीजें अपने जजमेंट में कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि गवर्नर ने जो रोल प्ले किया है वो पॉलिटिकल तौर के हिसाब से प्ले किया गया रोल है। तो गवर्नर के ऊपर काफी क्रिटिकल स्ट्रिक्चर पास किया है सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट ने आज, और कहा है गवर्नर को कोई मतलब नहीं था उद्धव ठाकरे को फ्लोर टेस्ट कराने के लिए बताने में। मेरे ख्याल से वो पूरा इलीगल था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। वो चीज सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट नहीं किया कहा है। दूसरी बात, उन्होंने जो स्पीकर है मिली अपना राहुल नार्वेकर, उनके अगेंस्ट में भी टिप्पणी पास की है कि जो व्हीप है उद्धव ठाकरे जो शिवसेना है उनकी, सुनील प्रभु, वही व्हीप है जो एकनाथ शिंदे के गुट के जो व्हीप थे भरत गोगाले, वो व्हीप हो नहीं सकते, क्योंकि उस टाइम उद्धव ठाकरे को पूरा राइट था किसी को व्हीप अपॉइंट करना, नहीं अपॉइंट करना एज अ पार्टी। मेरे ख्याल से कोर्ट ने काफी क्रिटिकल स्ट्रिक्चर ये सरकार के अगेंस्ट में पास किया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे के लिए एक बड़ी बात देखी जाए तो उनमें उनको एक एम्युनिशन भी देने का काम किया है 2024 इलेक्शन मद्देनजर देखते हुए। अपोजिशन उद्धव ठाकरे हो, कांग्रेस हो, बाकी के नॉन बीजेपी अपोजिशन हमेशा एक क्रिटिकल व्यू रखते गए कि भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल एजेंसीज का मिसयूज करते हैं। गवर्नर जो ऑफिस होते, जब हमने तमिलनाडु में देखा, वेस्ट बंगाल में देखा, कैसे मिसयूज किया जाता है, पॉलिटिकल टूल के तरफ यूज किया जाता है। वही चीज सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है। मेरे ख्याल से ये चीजें अपोजिशन एज एम्युनिशन के तौर पर 2024 में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यूज कर सकते हैं। हमने आपको 2 खबरें सुनाई, एक दिल्ली से, एक महाराष्ट्र से। यही था आज का लल्लन टॉप शो। पर खबरें और भी हैं हमारे दूसरे खबरिया शो सुर्खियां में, जिसमें दिन भर की दूसरी बड़ी खबरों के बारे में आपको पता चलेगा। उम्मीद है कल फिर मुलाकात होगी। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।